So students, we was doing chapter coordination compounds. Okay. और coordination compounds में जो last time हम कर रहे थे that was the valence bond theory, जिसने explain किया था coordination compounds की formation को. But there are some drawbacks of valence bond theory. एक drawback थी कि कब लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनते हैं, मतलब कब पेयरिंग होनी है, कब पेयरिंग नहीं होनी, इसके बारे में जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है वो सिर्फ कहती है कि हाँ इसमें पेयरिंग होगी, दूसरे में नहीं हुई. बट क्यों, उसका रीजन क्या है, उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाती वैलेंस बॉन्ड थ्योरी. ओके. और दूसरा, जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स होते हैं वो ज्यादातर कलर्ड होते हैं, उनके कलर के पीछे रीजन क्या है ये एक्सप्लेन नहीं कर पाती वैलेंस बॉन्ड थ्योरी. ओके, क्लियर. सो उस लिमिटेशन को ओवरकम करती है ये आपकी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी. इसको शॉर्ट फॉर्म में CFT भी बोलते हैं, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी. ओके. अब इसके कुछ एक पोस्टुलेट्स देख लेते हैं पहले कि इसकी अजम्पशंस क्या हैं. ठीक है, क्योंकि हर थ्योरी की कुछ अपनी अजम्पशन होती है ना, तो इसके पोस्टुलेट्स चेक कर लेते हैं पहले. पोस्टुलेट्स. ओके. फर्स्ट पोस्टुलेट क्या है इसका, इट कंसिडर मेटल लिगेंड बॉन्ड टू बी आयनिक. ये मेटल लिगेंड बॉन्ड को आयनिक मानता है. बैलेंस बॉन्ड थ्योरी कोवलेंट मानती थी ना, कोऑर्डिनेट कोवलेंट, और एक्चुअल में होता कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड ही है वो. ओके. बट इसने मेटल लिगेंड बॉन्डिंग को आयनिक माना है. इट ट्रीट ईच लिगेंड एज अ पॉइंट नेगेटिव चार्ज. इसने लिगेंड को एज अ पॉइंट नेगेटिव चार्ज ट्रीट किया. द अरेंजमेंट ऑफ द लिगेंड्स अराउंड द सेंट्रल मेटल आयन इज सच दैट द रिपल्शन बिटवीन दीज नेगेटिव पॉइंट्स आर मिनिमम. ठीक. और मेटल के अराउंड लिगेंड, जैसे हम कहते हैं ना कि वाई ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री, जब 6 लिगेंड लगे होते हैं मेटल के साथ, तो ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री ही क्यों ऑक्यूपाई करता है कॉम्प्लेक्स, कोई और ज्योमेट्री क्यों नहीं. क्योंकि लिगेंड्स अपने आप को ऐसे अरेंज करेंगे कि इनके बीच में मैक्सिमम डिस्टेंस हो, जिसकी वजह से मिनिमम रिपल्शन हो पाए. और लिगेंड जो है उसको आपने पॉइंट नेगेटिव चार्ज मानना है, आपने ये नहीं मानना कि वो इतने एरिया में है लिगेंड. इसने लिगेंड को पॉइंट नेगेटिव चार्ज माना है कि एक छोटा सा पॉइंट है, उसी पे नेगेटिव चार्ज कंसंट्रेट हुआ पड़ा है. क्योंकि लिगेंड वैसे नेगेटिव होती हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं, बट होते तो इलेक्ट्रॉन रिच है ना, क्योंकि वो लोन पे डोनेट कर रहे होते हैं मेटल एटम को. तो इस वजह से इसने लिगेंड को पॉइंट नेगेटिव चार्ज माना है. ओके. और इसने बोला कि लिगेंड की अरेंजमेंट सेंट्रल मेटल एटम के अराउंड ऐसे होती है कि मिनिमम रिपल्शंस हो जाए, रिपल्शंस मिनिमम हो. उसके बाद इन फ्री मेटल आयन और एटम, अगर हम फ्री मेटल एटम या आयन की बात करें, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में सेंटर में मेटल आयन या मेटल आयन या मेटल होता है ना, ठीक है, मेटल एटम होता है. तो अगर हम फ्री मेटल की बात करें जिसमें अभी लिगेंड अटैच नहीं है, ऑल द डी ऑर्बिटल्स ऑफ द मेटल हैव इक्वल एनर्जी. आपको पता है जो डी सब शेल है, डी सब शेल में 5 ऑर्बिटल होते हैं ना, 5 ऑर्बिटल्स आर देयर इन द डी सब शेल. तो उन पांचों ऑर्बिटल की जो एनर्जी है वो डी जनरेट होती है, दे हैव इक्वल एनर्जी. ओके. इन केस ऑफ फ्री मेटल आयन और एटम, ऑल डी ऑर्बिटल्स ऑफ द मेटल हैव इक्वल एनर्जी, दैट इज डी जनरेट. डी जनरेट का मतलब होता है पांचों की इक्वल एनर्जी है, वो सेम लेवल पे होते हैं एनर्जी में, कोई बड़ा, कोई ज्यादा का नहीं, कोई कम का नहीं. This degeneracy is maintained if negative charge present around the metal atom or ion form a spherically symmetric field. ठीक. इट मींस अगर आपके मेटल, जिसके मेटल के हम, मेटल के आपके पास ऐसे 5 डी ऑर्बिटल होते हैं, मतलब ये रहा मेटल, इसके अराउंड ये सारे पांचों के पांचों, जैसे ये डी जेड स्क्वायर हो गया, ये वाला भी इसी मेटल के अराउंड होता है, सारे ये पांचों के पांचों. और इन पांचों की जो एनर्जी है वो डीजनरेट होती है, उसको हम ऐसे एक्सप्रेस करते हैं. ओके, क्लियर. बट और अगर मेटल, जो मेटल है, इसको अगर आप यूनिफॉर्म फील्ड में रख देते हो, यूनिफॉर्म स्फेरिकल फील्ड, जिसमें सभी डायरेक्शन से मेटल के ऊपर सेम फील्ड लग रही है, उस टाइम भी ये पांचों डी ऑर्बिटल जो हैं वो डीजनरेट ही रहेंगे, मतलब इनकी एनर्जी सेम ही रहेगी. ओके. अगर इसको स्फेरिकल सिमेट्रिक फील्ड में रखा जाता है. बट प्रॉब्लम तब आती है इफ द नेगेटिव फील्ड ड्यू टू द लिगेंड इज नॉट सिमेट्रिकल. प्रॉब्लम तब आती है जब लिगेंड जो है वो मेटल के ऊपर सिमेट्रिक फील्ड नहीं अप्लाई कर रहे होते, स्फेरिकली सिमेट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं कर रहे होते. मतलब किसी डायरेक्शन से ज्यादा फोर्स लग रही है, ज्यादा फील्ड लग रही है, नेगेटिव फील्ड, किसी डायरेक्शन से कम लग रही है. तो उस तब क्या होता है,
तब आपके पास जो डी ऑर्बिटल्स ऑफ द मेटल विच आर नियर टू द लिगेंड्स, जो लिगेंड्स के नियर होंगे, दे गॉट रिपेल्ड टू द ग्रेटर एक्सटेंट, उनको ज्यादा रिपल्शन लग जाएगी, क्योंकि जो डी ऑर्बिटल हैं उनमें इलेक्ट्रॉन है जो कि नेगेटिव चार्ज है, और लिगेंड को हम नेगेटिव चार्ज मान ही रहे हैं। तो लिगेंड और डी ऑर्बिटल की रिपल्शन की वजह से जो डी ऑर्बिटल लिगेंड्स के ज्यादा नियर बाय हैं, दे गॉट रिपेल्ड टू द ग्रेटर एक्सटेंट, उनको ज्यादा रिपल्शन लगेगी, हेंस देयर एनर्जी गॉट इंक्रीज्ड, और इस तरह उनकी एनर्जी इंक्रीज हो जाती है। हेंस ऑल द डी ऑर्बिटल्स आर नॉट डीजेनरेट आफ्टर, ठीक, और जो डी ऑर्बिटल्स हैं वो डीजेनरेट नहीं रहते आफ्टर, जब मतलब जब मेटल के अराउंड, जैसे मेटल में ये पांचों डी ऑर्बिटल होते हैं, है ना, इसको अलग अलग करके दिखाया हुआ है इनकी शेप्स को, ठीक, ये तो आपको शेप्स +1 में भी आपने करी है ना, ठीक। जब मेटल के अराउंड लिगेंड अटैच होते हैं, जैसे मान लो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है तो उसमें 6 लिगेंड अटैच होंगे मेटल के अराउंड, ठीक, तो मतलब ये फिजिकल सिमेट्रिक फील्ड नहीं लगा रहे मेटल के ऊपर, क्योंकि इस इतने रीजन से मेटल के ऊपर ज्यादा फील्ड लग रही होगी, और ये वाला जो रीजन है जहां पे लिगेंड नहीं है, यहां से कम फील्ड लग रही होगी मेटल के ऊपर। तो होगा क्या, जो ऑर्बिटल, जैसे ये डी के 5 ऑर्बिटल हैं, इन पांचों में से जो ऑर्बिटल लिगेंड्स के ज्यादा नियर बाय होंगे, उनकी एनर्जी जो है, क्योंकि लिगेंड और डी ऑर्बिटल आपस में रिपेल करेंगे तो उनकी एनर्जी बढ़ जाएगी, उन ऑर्बिटल्स की एनर्जी बढ़ जाएगी, और जिन डी ऑर्बिटल्स, जो डी ऑर्बिटल लिगेंड से थोड़ा दूर होंगे, उनकी एनर्जी कम हो जाएगी, क्योंकि उनको इतनी रिपल्शन नहीं लगेगी। मतलब कहने की बात ये है, जब मेटल के सराउंडिंग में आप लिगेंड्स रखोगे, लिगेंड्स प्लेस करोगे, तो उन लिगेंड्स की वजह से मेटल के जो डी ऑर्बिटल होते हैं, 5 डी ऑर्बिटल जो होते हैं, कौन कौन से, डी वाई जेड, डी एक्स वाई, डी जेड स्क्र, डी एक्स वाई एंड डी एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र, ये पांचों के पांचों जो है वो डीजेनरेट नहीं रहते, मतलब इक्वल एनर्जी के नहीं रहते हैं। इनमें से 3 की एनर्जी बढ़ जाती है, 2 की एनर्जी कम हो जाती है, अगर 6 लिगेंड प्लेस हों किसी मेटल के सराउंडिंग में। ओके, क्लियर। तो जिसकी वजह से, और इसी डी ऑर्बिटल में जो स्प्लिटिंग हुई है, ये जो 2 लेवल बन गए ना अब डी ऑर्बिटल्स के, ठीक, क्लियर, 3 जिनकी एनर्जी बढ़ गई, वैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ अभी, मतलब इसको स्पेसिफिक एग्जांपल पे नहीं समझा रहा, मतलब डीजेनरेसी ब्रेक हो जाती है, जिससे क्या होता है, आपके जो ऑर्बिटल्स हैं, डी पांचों डी ऑर्बिटल्स जो है वो इक्वल एनर्जी के नहीं रहते, कुछ की एनर्जी बढ़ जाती है, कुछ की एनर्जी कम हो जाती है, तो हम कहते हैं डीजेनरेसी ब्रेक हो गई। गॉट इट। और ये ब्रेक क्यों हुई, क्योंकि मेटल के अराउंड जो लिगेंड्स हैं वो सिमेट्रिक फील्ड एग्जर्ट नहीं करते मेटल के ऊपर। ओके, क्लियर। अब जैसे यहाँ पे मैंने शेप्स ऑफ डी ऑर्बिटल दोबारा समझाई हुई है 2D ज्योमेट्री में, यहाँ पे तो मैंने 3D ज्योमेट्री में समझाई हुई ना, सो दैट आपको एक क्लियर पिक्चर मिल जाए, बट 2D ज्योमेट्री में इसको आप ऐसे बना सकते हो, और आपको दिख रहा होगा कि जो डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी जेड एक्स है, इनके केस में जो आपकी लोब्स होती हैं डी ऑर्बिटल की, वो इन बिटवीन दी प्लेन्स होती हैं, जैसे ये, सॉरी, इन बिटवीन दी एक्सिस होती हैं, जैसे ये एक्स एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। जो लोब्स आ रही हैं वो इन बिटवीन दी एक्सिस है, ना कि ऑन दी एक्सिस। ऑन दी एक्सिस का मतलब है एक्सिस के ऊपर। ओके, ऐसा नहीं है। डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी जेड एक्स के केस में जो लोब्स होती हैं डी ऑर्बिटल की, दे आर इन बिटवीन दी एक्सिस। और 2 ऑर्बिटल ऐसे हैं, कौन कौन से, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। इन दोनों की जो लोब्स हैं, दे आर अलोंग दी एक्सिस, वो एक्सिस के अलोंग है, वो इन बिटवीन दी एक्सिस ना होके एक्सिस के अलोंग है, ठीक। तो अब देखते हैं, जब आप किसी मेटल को ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री वाले फील्ड में रखोगे, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री कब प्रोड्यूस होती है, जब आपके पास 6 लिगेंड हों जो कि मेटल के अराउंड ऑक्टाहेड्रली प्रोड्यूस हो, ऑक्टाहेड्रली पड़े हुए हैं। तो देखते हैं कि ये जो 5 डी ऑर्बिटल होते हैं, इनकी डिजेनरेसी कैसे ब्रेक होती है। ओके, वी अज्यूम लिगेंड अप्रोचेस अलोंग द एक्सिस, और ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री के केस में आपने मानना है कि जो लिगेंड्स हैं, जो 6 लिगेंड हैं, वो एक्सियली अप्रोच करेंगे किसको, मेटल को। मेटल को वो कैसे अप्रोच कर रहे हैं, एक्सियली, ठीक है, 2 जेड एक्सिस के थ्रू। आपको पता है ना, जेड में एक जेड पॉजिटिव एक जेड नेगेटिव होता है,
ठीक, एक लिगेंड पॉजिटिव साइड से मेटल को अप्रोच कर रहा है, एक लिगेंड जो है वो नेगेटिव साइड से मेटल को अप्रोच कर रहा है, और वाई एक्सिस में भी एक पॉजिटिव साइड से एक नेगेटिव साइड से, और एक्स एक्सिस में भी जो लिगेंड है एक पॉजिटिव एक्स वाली साइड से मेटल को अप्रोच कर रहा है, एक नेगेटिव एक्स वाली साइड से। ओके, तो जब तो लिगेंड बहुत दूर होंगे, जैसे मान लो अभी ये बहुत दूर है, अभी ये मेटल के करीब पहुंचे नहीं है, जब ये बहुत दूर होंगे तो मेटल के ऊपर फोर्स लग रही होगी, तब भी मेटल के ऊपर फोर्स लग रही होगी, बट दैट फोर्स विल बी लाइक अ यूनिफॉर्म फोर्स, वो यूनिफॉर्म फोर्स जैसी लगेगी, स्फेरिकली सिमेट्रिक फोर्स लगेगी। तो शुरू में होगा क्या, जो डी ऑर्बिटल होगा जब फ्री आयन की फॉर्म में है, जब उसके अराउंड लिगेंड अभी उनको अप्रोच करना शुरू किए ही नहीं है, ठीक, तब पांचों डी ऑर्बिटल डी जनरेट होते हैं ना, लाइक दिस, ऑल दी 5 ऑर्बिटल्स विल बी डी जनरेट लाइक दिस। बट जैसे जैसे लिगेंड्स अप्रोच करने शुरू हुए, तो मेटल को थोड़ा बहुत नेगेटिव फील्ड महसूस होना शुरू हो गया है, जिसकी वजह से मेटल के जो डी ऑर्बिटल हैं, पांचों डी ऑर्बिटल, उनको थोड़ी थोड़ी रिपल्शन महसूस होनी शुरू हो गई, जिसकी वजह से उन पांचों की एनर्जी बढ़नी शुरू हो गई। बट अभी वो स्फेरिकली सिमेट्रिक फील्ड में ही है, उनको जो फील्ड लग रहा है वो स्फेरिकली सिमेट्रिक ही लग रहा है। ओके, तो इस वजह से उन पांचों की एनर्जी इक्वली बढ़ गई, बढ़ते 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 इतनी आ गई। ओके, क्लियर। अब लिगेंड जो है, बट एक्चुअल में लिगेंड ने स्फेरिकली सिमेट्रिक फील्ड जनरेट करना ही नहीं है, जब वो मेटल के पास आ जाएंगे, यहाँ पे अलोंग दी एक्सिस फील्ड ज्यादा लग रही होगी मेटल के ऊपर, और इन बिटवीन दी एक्सिस फील्ड कम लग रही होगी। तो होगा क्या, जो ये हाइपोथेटिकल सिचुएशन हमने मानी है कि एक्चुअल में अगर मेटल को स्फेरिकली सिमेट्रिक फील्ड में रखें, अगर वो एग्जिस्ट करता हो, ठीक है, और इस फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है वो हमने उतना ही माना जितना 6 लिगेंड की वजह से प्रोड्यूस होना था, तो आपके डी ऑर्बिटल, फिर आपके डी ऑर्बिटल डी जनरेट ही रहते, पांचों की जो एनर्जी है वो सेम ही रहती। बट एक्चुअल में ऐसा तो है नहीं, क्योंकि जो 6 लिगेंड ऑर्बिट एक्सिस के थ्रू अप्रोच कर रहे हैं, तो वो अनसिमेट्रिक फील्ड लगा रहे हैं। तो हो क्या रहा है, मेटल में जो डी ऑर्बिटल है, कौन कौन से डी ऑर्बिटल है, ये 5 डी ऑर्बिटल है, इन पांचों में से जो डी ऑर्बिटल जिनकी लोब्स अलोंग दी एक्सिस होती हैं, कौन कौन से हैं वो, डी एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र और डी जेड स्क्र, क्योंकि इनकी लोब्स अलोंग दी एक्सिस होती हैं, इनको रिपल्सन ज्यादा लगेगी, क्योंकि ये ज्यादा नियर बाय होंगी लीगेंड्स के, जो कि अलोंग दी एक्सिस आ रहे हैं मेटल को अप्रोच करने। तो इन दोनों के ऊपर रिपल्शन ज्यादा लग रही है। जो इन बिटवीन दी एक्सिस है लोब, जैसे ये वाली लोब तो इन बिटवीन दी एक्सिस है, ये अलोंग दी एक्सिस नहीं है, जैसे ये लोब यहाँ पे है, एक लोब यहाँ पे है, तो इस लोब का डिस्टेंस ज्यादा है लिगेंड से कि इस लोब का, ऑब्वियस है इस लोब का। तो जो लोब्स अलोंग दी एक्सिस हैं, मतलब ये वाली डी एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र और डी जेड स्क्र, ये दो ऑर्बिटल डी के ऐसे हैं जिनको रिपल्शन ज्यादा लगेगी, तो इन दोनों ऑर्बिटल की एनर्जी बढ़ जाएगी, तो वो एक नए लेवल पे आ जाएंगे, दैट लेवल विल बी कॉल्ड एज दी ईजी लेवल। इसको नेम क्या दिया गया है, ईजी लेवल। ओके, और जो बाकी 3 ऑर्बिटल हैं जिनकी लोब्स इन बिटवीन दी एक्सिस होती हैं, कौन कौन से, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, उनको थोड़ी रिपल्शन कम लगी होगी, ठीक है, क्लियर। तो इनकी एनर्जी डाउन हो जाएगी, क्योंकि इनके ऊपर रिपल्शन इतनी लगी नहीं है। ओके, तो इनके केस में आपके पास ये तीनों ऑर्बिटल यहाँ पे डी, ये तीनों आपस में डीजेनरेट ही रहेंगे, बट इनकी एनर्जी लो हो जाएगी एज कंपैरिजन टू उन ऑर्बिटल्स के जो अलोंग दी एक्सिस पड़े थे। तो इस तरह आपके 5 जो डी ऑर्बिटल डीजेनरेट थे, वो अब 2 लेवल्स में डिवाइड हो गए, अब डीजेनरेट नहीं रहे, 2 की एनर्जी एक जैसी होगी, 3 की एनर्जी एक जैसी होगी। ओके, और ये जो 2 हैं इनकी एनर्जी हाई है एज कंपैरिजन टू इन तीनों के। गॉट इट, क्लियर। तो आप कह सकते हो कि डी ऑर्बिटल्स की स्प्लिटिंग हो गई है, और इन दोनों लेवल्स के बीच में जो एनर्जी गैप है, इसको बोलते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, दैट इज CFSE, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी या स्टेबलाइजिंग एनर्जी। इसको स्टेबलाइजिंग एनर्जी भी बोल सकते हो, स्प्लिटिंग एनर्जी भी बोल सकते हो। ओके, स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल इन द ऑक्टाहेड्रल क्रिस्टल फील्ड। ऑक्टाहेड्रल क्रिस्टल फील्ड मतलब जब 6 लिगेंड अप्रोच कर रहे हों मेटल को, तब स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल ऐसे होती है, ठीक है, जिससे आपका जो डी ऑर्बिटल्स हैं, जो 5 डीजनरेट डी ऑर्बिटल्स हैं, वो स्प्लिट हो जाते हैं इनटू 2 लेवल्स, ईजी लेवल
एंड T2G लेवल। Eg लेवल थोड़ा हाई एनर्जी का लेवल होता है, इसमें कौन कौन से डी आए, dx² - y² और dz², जो अलोंग दी एक्सेस लोब्स वाले थे। और T2G में कौन कौन से आते हैं, dxy, dyz, dzx। ओके, और इन दोनों के बीच में जो एनर्जी गैप है इसको बोलते हैं क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग एनर्जी। इसको डेल्टा नॉट, यहाँ पे ओ का मतलब है ऑक्टाहेड्रल फील्ड, ये डेल्टा डाल के ओ डाला, ये ओ डाला हुआ ना, ये इसका मतलब है ऑक्टाहेड्रल। ये ऑक्टाहेड्रल फील्ड में स्प्लिटिंग की बात करिए हम। ओके, और ये वाला जो इसका लेवल था, अगर ये सिमेट्रिक फील्ड में होता, इस लेवल की एनर्जी को बोलते हैं बेरी सेंटर। ओके, और ये जो Eg बना, Eg की जो एनर्जी है वो 0.6 टाइम डेल्टा नॉट होती है। इसकी अगर एनर्जी 0 मान लेना, तो Eg जो है वो कितना ऊंचा है इससे, बेरी सेंटर से, जिसको हमने इसको एनर्जी बोला, इसको बोला ना बेरी सेंटर, Eg कितना ऊंचा है बेरी सेंटर से, 0.6 डेल्टा नॉट। और जो T2G है वो कितना नीचा है बेरी सेंटर से, माइनस क्यों, क्योंकि इसको 0 माना हुआ है आपने, बेरी सेंटर की एनर्जी को 0 माना है, तो ये कितना है, 0.4 डेल्टा नॉट। वैसे Eg और T2G में कितना एनर्जी गैप है, डेल्टा नॉट। ओके, और ये स्प्लिटिंग क्यों हुई थी डी ऑर्बिटल्स की, बिकॉज ऑफ दी डी ऑर्बिटल स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल्स इन ऑक्टाहेड्रल क्रिस्टल फील्ड। लिगेंड्स ने जो ऑक्टाहेड्रल क्रिस्टल फील्ड जनरेट किया उसकी वजह से स्प्लिटिंग हुई है, ऐसे। गॉट इट। और ये वाला जो एनर्जी गैप है डेल्टा नॉट, ये डिसाइड करता है कि पेयरिंग होनी है कि नहीं होनी। जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने बोला था ना कि इसमें पेयरिंग हो जाएगी इसमें नहीं होगी, ये कौन डिसाइड करता है, ये डेल्टा नॉट डिसाइड करता है। अगर डेल्टा नॉट की वैल्यू हाई हो तो पेयरिंग प्रेफर की जाती है, अगर डेल्टा नॉट की वैल्यू किसी कॉम्प्लेक्स के लिए लो हो तो पेयरिंग नहीं होती। ओके, क्लियर। सो ओके, अब यहाँ पे ये थोड़ा एक्सप्लेनेशन ही करी हुई है थ्योरी में। एज लिगेंड अप्रोचेस द ऑर्बिटल्स, दैट इज dx² - y² एंड dz², okay, of metal atom or ion has increase in energy, while T2G, that is these 3d orbitals, इन 3d orbital के सेट को T2G बोलते हैं, और इन 2d orbital के सेट को Eg बोलते हैं, जो स्प्लिटिंग के आफ्टर प्रोड्यूस होते हैं। ओके, which are in between the axes get their energy decreased, इनकी एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी। The difference of energy, the two set of d orbitals is called as the crystal field splitting energy। और दो बन गए नए सेट Eg और T2G, इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस ऑफ एनर्जी है दैट इज कॉल्ड एज दी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, और यू कैन से क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग एनर्जी। डेल्टा ओ, ओ का मतलब ऑक्टाहेड्रल। Eg orbitals are 0.6 delta naught above the Berry center, and T2G orbitals are minus 0.4 delta naught below the Berry center. Okay, Berry center क्या है, वो हाइपोथेटिकल लेवल, अगर आपके पांचों डी ऑर्बिटल्स एक सिमेट्रिक फील्ड में होते, जितना 6 लिगेंड प्रोड्यूस करते, बट वो सिमेट्रिक अगर होता तो तब वो पांचों डी जनरेट ही रहते, बट उनकी एनर्जी बढ़ चुकी होती। ओके, तो उतनी एनर्जी को, उस एनर्जी लेवल को बोलते हैं बेरी सेंटर। उसके बाद आगे क्या है, द मैग्नीट्यूड ऑफ डेल्टा नॉट, ये जो डेल्टा नॉट है इसका मैग्नीट्यूड डिपेंड किस पे करता है, डिपेंड अपॉन द टाइप ऑफ मेटल आयन, कि किस मेटल आयन को लीगेंड अप्रोच कर रहे हैं, एंड टाइप ऑफ लीगेंड्स, कि कौन से लीगेंड जो है वो अप्रोच कर रहे हैं। ठीक, फॉर सेम मेटल आयन, अगर हम मेटल आयन का फैक्टर अभी ना कंसिडर करें, सिर्फ लीगेंड को देखें, फॉर सेम मेटल आयन द डेल्टा नॉट वैल्यूज ड्यू टू द लीगेंड्स आर ऑब्जर्व्ड इन ऑर्डर। जो ये डेल्टा नॉट वैल्यूज हैं ये किस ऑर्डर में आती हैं, जैसे अगर कार्बन मोनोऑक्साइड हो एज अ लीगेंड, तो ये इसकी वजह से, अगर 6 के 6 कार्बन मोनोऑक्साइड लीगेंड है तो इसकी वजह से ये जो गैप प्रोड्यूस होगा ये बहुत ज्यादा प्रोड्यूस होगा। ठीक है, तो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी ने बोला कि जो लीगेंड्स जो कि बहुत ज्यादा डेल्टा नॉट की वैल्यू बनाते हैं उसको स्ट्रॉन्ग लीगेंड बोला जाएगा, और जिन लीगेंड के लिए जो ये डेल्टा नॉट की वैल्यू स्मॉल रहती है, मतलब इन दोनों के बीच का जो गैप है वो छोटा रहता है, एनर्जी गैप छोटा रहता है, उनको वीक लीगेंड्स बोला जाएगा। और देखा गया है कि
फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज के जो कॉम्प्लेक्सेस हैं, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज का मतलब समझते हो? स्कैंडियम, टाइटेनियम, वनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। इनके लिए वाटर से जो अबव वाले लीगेंड हैं ये स्ट्रॉन्ग लीगेंड का काम करते हैं, और वाटर से जो बिलो वाले ये लीगेंड है ये वीक लीगेंड का काम करते हैं। मतलब अगर स्ट्रॉन्ग लीगेंड किसको बोल रहे हैं? स्ट्रॉन्ग लीगेंड की वजह से क्या होगा? डेल्टा नॉट की वैल्यू बहुत ज्यादा आती है। अगर डेल्टा नॉट की वैल्यू ज्यादा आएगी तो होगा क्या? पेयरिंग प्रेफर करी जाएगी। तो अगर स्ट्रॉन्ग लीगेंड कॉम्प्लेक्स बना रहा है मेटल के साथ तो उसमें चांसेस हैं कि अगर पेयरिंग वाली ऑप्शन उसमें है, ठीक है, तो पेयरिंग हो जानी है स्ट्रॉन्ग लीगेंड अगर अप्रोच कर रहा है। अगर वीक लीगेंड है जो मेटल को अप्रोच कर रहा है तो पेयरिंग नहीं होगी, ठीक है। और जब पेयरिंग नहीं होगी तो कौन सा कॉम्प्लेक्स बनेगा? तब बनेगा हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। और अगर पेयरिंग हो जाएगी तो कौन सा कॉम्प्लेक्स बनेगा? लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। और ये जो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डेल्टा नॉट लीगेंड्स का जो है, इस ऑर्डर में लीगेंड्स को अरेंज करने को बोलते हैं, इट इज कॉल्ड एज द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज ऑफ लीगेंड्स। This arrangement of ligands is called as the electrochemical series. Okay. For the first transition series, ligands above water are strong ligands, means pairing will be done by those ligands. Because ये जो डेल्टा नॉट की वैल्यूज है, डेल्टा नॉट की जो वैल्यू है ये बहुत ज्यादा, ये दोनों के बीच का जो गैप है ये बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। अब आप सोचोगे कि सर ऐसा अगर होता है डेल्टा नॉट की वैल्यू के अकॉर्डिंग पेयरिंग क्यों हो जाती है, ठीक है। अब इसकी बात मैं अभी यहां से समझाता हूँ, आगे वैसे एक्सप्लेनेशन है बट मैं यहां से एक बार आपको पहले बता देता हूँ। देखो अगर ये वैल्यू डेल्टा नॉट की हाई हो मतलब ईजी की एनर्जी उतनी ही ज्यादा है, तो लेट अस से आप इलेक्ट्रॉन फिलिंग कर रहे हो, अब ये डी जनरेट है, तो डी जनरेट है तो पहले ये फिल होगा उसके बाद ये फिल होगा, है ना, क्लियर। तो आप मान लो आपने एक इलेक्ट्रॉन भरना है डी में तो एक भर दिया, मान लो दो भरने हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो भी ऐसे आएगा। मान लो तीन भर दे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तीसरा भी ऐसे भरा जाएगा। अब चौथा जब इलेक्ट्रॉन भरना है तब दिक्कत आएगी कि उसको ईजी में डालें कि T2G में ही पेयरिंग करवानी शुरू कर दें। वो कैसे पता लगेगा? वो कौन डिसाइड करेगा? वो डिसाइड करेगा, देखो पेयरिंग जब करवानी होती है ना तब भी एनर्जी लगती है, क्योंकि पेयर अप करवाने के लिए एनर्जी लगेगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन है दूसरे इलेक्ट्रॉन को रिपेल तो करेगा ही करेगा। तो इट मींस अगर पेयरिंग करवानी है तो भी आपको थोड़ी बहुत एनर्जी देके इसको जबरदस्ती यहाँ पे डालना पड़ेगा, है ना, इस वाले में। ओके, जब इन तीनों में तीन हो चुके होंगे तो पेयरिंग होनी है कि अगर मान लो पेयरिंग करवाने के लिए जितनी एनर्जी लगनी है उससे कम एनर्जी लगनी है इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे फिल करने में, तो क्या होगा? पेयरिंग नहीं प्रेफर होगी, फिर तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन फिल हो जाएगा, ठीक। बट अगर यहाँ पे फिल करवाने में ईजी लेवल में इलेक्ट्रॉन को फिल करवाने में ज्यादा एनर्जी लग रही है तो प्रेफरेंस क्या दी जाएगी? प्रेफरेंस ये दी जाएगी कि पहले पेयरिंग करवा दो, पेयरिंग करवाना इज द बेस्ट, ठीक। तो इट मींस अगर डेल्टा नॉट की वैल्यू हाई होगी, जितनी ज्यादा हाई होगी उतनी ही ईजी लेवल की एनर्जी ज्यादा होगी। जब ईजी लेवल की एनर्जी ज्यादा होगी तो जब पेयरिंग वाला सोचा जाएगा कि हाँ भाई पेयरिंग होनी है कि नहीं होनी है, उस टाइम यही दिमाग में आएगा कि अगर डेल्टा नॉट की वैल्यू ज्यादा है तो कॉम्प्लेक्स ये जो आपके पास मेटल है इसको पागल कुत्ते ने थोड़ा काटा हुआ कि नहीं जी ये यहीं पे डालेगा ईजी में ना, क्योंकि एनर्जी बहुत ज्यादा लगनी है। ये बोलेगा मैं पेयरिंग ही करवा रहा हूँ, अपना जो फोर्थ इलेक्ट्रॉन है वो पेयर अप करवा दूंगा, मैं ईजी में नहीं डालूंगा, ठीक है। और ईजी में नहीं डाला उसका रीजन क्या है? डेल्टा नॉट की वैल्यू हाई होना। और डेल्टा नॉट की वैल्यू हाई होना किस पे डिपेंड करती है? वो डिपेंड करती है लीगेंड के ऊपर कि लीगेंड कितना ज्यादा स्ट्रांग है। जितना स्ट्रांग होगा उतना डेल्टा नॉट हाई, और उतने ही हाई चांसेस हैं कि पेयरिंग होगी। ओके, जैसे अब इसी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी से ये वाला सबसे मेन कॉम्प्लेक्स मेन एक्सप्लेनेशन है जो आप करते हो। एक्सप्लेनेशन ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लेक्सेस में सबसे पहले हाई स्पिन स्टेट एंड लो स्पिन स्टेट। जैसे D1 D2 D3, D1 का मतलब एक इलेक्ट्रॉन भरना है डी में, D2 का मतलब दो भरने हैं, D3 का मतलब तीन भरने हैं। जब तो एक दो तीन भरने हैं उसमें तो कोई प्रॉब्लम आती नहीं, क्योंकि उसमें एक ही पॉसिबल केस होता है कि T2G में इलेक्ट्रॉन भर दो, तब तो पेयरिंग वाला भी दिमाग में चलता ही नहीं है ना। तब तो पता ही है कि जो लो एनर्जी वाला है दैट इज T2G उसको पहले भरना है। और है ना, यहाँ तक तीन इलेक्ट्रॉन भरते टाइम हमें कोई दिक्कत नहीं आती, कोई कंफ्यूजन नहीं होती कि पेयरिंग करें ना करें, है ना। वो तो जब चौथा इलेक्ट्रॉन डालना होता है तब हम सोचते हैं कि ईजी में डालें कि पेयरिंग करवा दें।
ओके चलो एक मिनट रुको, दोबारा वापस आने दो। और जो D8 D9 D10 है, इसके लिए भी एक ही केस है, इसमें भी पेयरिंग हो सकती है कि नहीं हो सकती है, ये दो केस नहीं होते, इसमें भी एक ही केस होता है। प्रॉब्लम यहाँ आती है जब D4 D5 D6 D7 ये वाला सिचुएशन होता है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ पॉसिबिलिटीज आर देयर डिपेंडिंग अपॉन द स्ट्रेंथ ऑफ द लिगेंड। ठीक, तब दो टाइप ऑफ पॉसिबिलिटी आ जाती हैं, और दोनों में से कौन सी ओबे होगी वो डिपेंड करता है स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड के ऊपर। क्या पॉसिबिलिटी? कि पेयरिंग एनर्जी पी, कि पेयरिंग करवा दें, जो पेयरिंग करने के लिए एनर्जी लगी है वो खर्चना ज्यादा बेटर है, वो सस्ता पड़ेगा, कि क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी जितनी एनर्जी लेके इलेक्ट्रॉन को ईजी में फिल करना सस्ता पड़ेगा। देखते हैं अब, जैसे D4 का केस है, D4 में 3 इलेक्ट्रॉन तो पहले मस्त फिल हो चुके हैं, किसमें, जैसे ये है ना, यहाँ पे एक बार बना देता हूँ, ये वाला, ये T2G लेवल है, ये आपका EG लेवल है, 3 इलेक्ट्रॉन फिल हो चुके हैं लाइक दिस। अभी फोर्थ इलेक्ट्रॉन फिल करते टाइम हमने सोचना है कि यार अब पेयरिंग करवाएं कि यहाँ पे डालें। तो अगर क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, ये जो डेल्टा नॉट की वैल्यू है, ये वैल्यू कम है पेयरिंग से, पेयरिंग एनर्जी ज्यादा है एज कंपैरिजन टू डेल्टा नॉट, तो होगा क्या, फोर्थ इलेक्ट्रॉन ईजी में फिल हो जाएगा। देन फोर्थ इलेक्ट्रॉन विल एंटर इन ईजी, मींस हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स विल बी फॉर्म्ड, क्योंकि पेयरिंग नहीं हो रही। बैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग तो फिर ऐसे लिखा जाएगा ना इस सिचुएशन को, कि पेयरिंग नहीं करवानी जी, D4 ऐसे है। हालांकि एक्चुअल में ये पांचों डी ऑर्बिटल डी जनरेट रहते ही नहीं है, ये ऐसे हो जाते हैं, ये स्प्लिट हो जाते हैं किस लेवल में, EG और T2G लेवल में। अब उल्टा केस भी देख लेते हैं, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी की वैल्यू ज्यादा है एज कंपैरिजन टू पेयरिंग एनर्जी के, तो कौन सी, 3 इलेक्ट्रॉन फिल करने के बाद चौथा केस कौन सा है, कि फोर्थ इलेक्ट्रॉन जो है वो पेयर करवा दो, क्योंकि पेयर करवाने में कम खर्चा हो रहा है एज कंपैरिजन टू EG में भेजने के, कम एनर्जी खर्च हो रही है। देन फोर्थ इलेक्ट्रॉन विल एंटर इन द T2G, मींस लो स्पिन, तब क्या होगा, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स विल बी फॉर्म्ड। ओके ओके, तो ये सारा कौन डिसाइड कर रहा है, ये सारा डिसाइड कर रहा है डेल्टा नॉट, क्योंकि पेयरिंग के लिए तो ऑलमोस्ट सेम एनर्जी लगती है। और डेल्टा नॉट जो है ये कैसे डिसाइड होता है, इन दोनों के बीच में गैप, लीगेंड से। अगर मेटल आयन हम कांस्टेंट रखें, मेटल आयन को चेंज ना करें, तो लीगेंड पे, हालांकि जो सेंट्रल मेटल आयन है वो भी डिपेंड कर, उस पर भी डिपेंड करता है कि ये गैप कितना होगा। ओके, as we know that delta naught stands for crystal field splitting energy and depend upon strength of ligand corresponding to the metal ion, sorry, strength of ligand coordinating to the metal atom or ion, it means इसका मतलब क्या निकलता है कि पेयरिंग होगी नहीं होगी वो डिपेंड करेगा लीगेंड के ऊपर, दैट्स इट। हालांकि मेटल आयन पे भी डिपेंड करता है, बट इसमें हम मेटल आयन वाला फैक्टर भी कंसीडर नहीं कर रहे। ओके, अब एक दो एग्जांपल देखें बैलेंस बॉन्ड थ्योरी पे जाके, जहां पे बैलेंस बॉन्ड थ्योरी करी थी हमने, कि कहां पे पेयरिंग हो रही थी कहां पे नहीं हो रही थी। बट उससे पहले आप एक बार इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पे नजर दौड़ा लो, ये वाली, सो दैट आपको बताओ, जैसे ये वाले स्ट्रॉन्ग लीगेंड है, इसके अलावा अगर कोई लीगेंड आ जाए तो वीक। ओके, तो अब देखते हैं, कोई एग्जांपल लेते हैं जिसमें पेयरिंग हो रही है, और दूसरा लेंगे जिसमें मेटल आयन सेम है और पेयरिंग नहीं हो रही है। जैसे इसमें साइनाइड लीगेंड है, Cn नेगेटिव, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की ही एग्जांपल ले रहा हूं मैं। तो इसके केस में देखो, इसके ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, साइनाइड लीगेंड इज अ स्ट्रॉन्ग लीगेंड, तो इसमें क्या था, सेंट्रल आयन कौन सा था, Fe+3 आयन, इसमें D5 वाला सिनेरियो था। ठीक, D5 वाला सिनेरियो था, बट एक्चुअल में क्या होता है, Fe+3 आयन के जो डी ऑर्बिटल्स हैं वो T2G और EG लेवल में स्प्लिट हो चुके होंगे जब साइनाइड उसको अप्रोच करेगा। ठीक, इसने 5 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं, क्योंकि इसके डी में 5 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 2 3 जब फिल हुए, चौथे के टाइम इसने सोचा होगा कि यार, चौथे और पांचवें के टाइम सोचा होगा कि EG में डालूंगी पेयरिंग करवा दूं, बट इसने देखा स्ट्रॉन्ग लीगेंड है तो पेयरिंग ही करवा देते हैं। क्यों, क्योंकि स्ट्रॉन्ग लीगेंड की वजह से ये जो डेल्टा नॉट की वैल्यू है ये हाई है। इसलिए जब इसने हाइब्रिडाइजेशन करवाई अपनी लीगेंड्स को लीगेंड्स को अपने में कोऑर्डिनेट करवाने के लिए, तो इसने यहाँ पे पेयरिंग करवा के ये 2 ऑर्बिटल खाली रखे, इसलिए पेयरिंग हुई है यहाँ पे।
अब सेम सिनेरियो जिसमें सेंट्रल आयन जो है वो Fe+3 आयन ही है, दूसरा है ये वाला, इसमें लिगेंड क्या है F नेगेटिव, बट इट इज अ वीक लिगेंड। तो इसके केस में क्या हुआ, इसके केस में Fe+3 आयन जो है, इसमें जो 3d ऑर्बिटल्स हैं इनकी पेयरिंग नहीं करवाई। करवानी क्यों है जी, जरूरत ही नहीं है, होगी नहीं पहली बात तो, क्योंकि Eg में इलेक्ट्रॉन फिल करना, ये जो Eg ऑर्बिटल है, ये T2g, ये Eg ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन फिल करना विल बी इजियर एज कंपैरिजन टू इसमें पेयर करवाने के। तो होगा क्या, पांचों ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन होगा, तो इसकी वजह से क्या होगा, लिगेंड को तो चाहिए खाली ऑर्बिटल, तो इसलिए फिर ये वाला डी यूज करना पड़ेगा अगर 6 फ्लोराइड आयन को अकोमोडेट करना है, तब हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 करवानी पड़ेगी। ओके, तो इस तरह फिर क्रिस्टल फील्ड थ्योरी एक्सप्लेन करती है कि आपका लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेगा कि हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेगा। और कलर्स की कलर्ड क्यों होते हैं, इसकी एक्सप्लेनेशन भी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी कर देती है, बट ये वाली एक्सप्लेनेशन हम कल करेंगे। ओके, दैट्स इट फॉर टुडे।